अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर आपके सामने इस व्लॉग में हाजिर हैं। आपको बताएंगे कि इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से बड़ी अहम पेशरफ्त है, जिसके बाद ये कुछ उम्मीद हो चली है कि कुछ अरसे में शायद उनकी रिहाई मुमकिन हो पाएगी। और क्या वो उम्मीद है और क्यों है, आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ जनाब, बड़ी तेज़ी से हम देख रहे हैं पेशरफ्त हो रही है हुकूमत साजी के मरहले की। लेकिन जहां सिंध असम्बली के अरकान ने भी आज हलफ उठा लिया, वहां बाहर क्या मनाजर रहे। एहतजाज का सिलसिला दराज हो रहा है। अगरचे सोशल मीडिया ऐप्स को बंद करके कोशिश ये की जा रही है कि लोगों की आवाज़ को दबाया जाए और एहतजाज को एक मुनज़्ज़म तरीके से चलाने से किसी भी तरह रोका जा सके, लेकिन क्या इसका कोई असर हो रहा है, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके साथ साथ जनाब आपको बताएंगे कि इमरान रियाज के हवाले से एक अजीबो गरीब किस्म की प्रोपेगेंडा मुहिम जो शुरू की गई है मुख्तलिफ नाम नहाद सहाफ़ियों की तरफ से भी, और कुछ ऐसे लोग हैं जो शायद फ़िक्री बददियानती में मुब्तला हैं या किसी बुग़्ज़ में मुब्तला हैं या फिर किसी बहुत ज़्यादा गलतफ़हमी का शिकार है, इस वजह से ऐसा कर रहे हैं लाइल्मी में। लेकिन बहरहाल कुछ चीज़ें आपके सामने रखेंगे, हक़ाइक़ के इमरान रियाज के बारे में प्रोपेगेंडा कैसे किया जा रहा है। इसके साथ साथ जनाब, क्यों आखिर मखसूस नशिस्तें अभी तक नहीं दी जा रही सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल अलमारूफ PTI को, इसके ऊपर बात करेंगे। और फिर जिक्र करेंगे आपसे इस हवाले से भी कि ये जो ओवरऑल बात हो रही है कि IMF ने को ख़त लिख दिया तो मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, तो इसके ऊपर एक इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो आपके साथ मैं शेयर करूँगी इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले जी, इमरान खान साहब की अपीलों के हवाले से अहम पेशरफ्त है। आपको याद होगा कि पहले भी ये अपीलें दायर की गई थी पिछले वीक में, और ये जो तोशाखाना में सज़ा हुई है उस हवाले से भी, और फिर उसके बाद जो साइफर केस में सज़ा हुई है उस हवाले से भी, और फिर जो तीसरा केस है इद्दत वाला उस हवाले से भी। तो ये बहुत सारी सज़ाएं जो हैं उनके खिलाफ अपीलें दायर की गई हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इद्दत केस के ऊपर अभी नहीं, यहाँ पर हमें कोई पेशरफ्त नज़र आ रही, लेकिन जो बाकी दो अपीलें हैं उनकी समाअत को अगले वीक के लिए, जो अपकमिंग वीक स्टार्ट हो रहा है, उसके लिए फ़िक्स किया गया है। इस सिलसिले में पहले भी जो अपीलें दायर की गई थी उनको एतराज़ात लगाकर मुस्तरद कर दिया गया था, लेकिन अब वो एतराज़ात दूर हो गए हैं, तो दोबारा से ये अपीलें दायर कर दी गई हैं और इन अपीलों को समाअत के लिए फ़िक्स भी कर दिया गया, और इसके लिए एक 2 रुकनी बेंच बनाया गया है। जो ज़्यादा इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये 2 रुकनी बेंच में कौन से मेंबर हैं। आप ये मेंबर्स सुने तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि बड़ा इंटरेस्टिंग है अगले आने वाला वीक, जिसमें इंटरेस्टिंग हेयरिंग्स होंगी अदालत की। एक तो जनाब इस 2 रुकनी बेंच में खुद इज़्ज़त माब जनाब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब मौजूद हैं, जो कि PTI या इमरान खान से मुतल्लिक कोई केस हो वो अपने आप को दूर रख ही नहीं सकते। इतनी की मोहब्बत है उनको खान साहब से कि वो कहते हैं कि उनका कोई भी केस हो उन्होंने खुद ही सुनना है, बस कोई और बेंच नहीं बनाना। तो एक तो जी उन्होंने ये किया है कि उसमें केस अपना जो बेंच बनाया उसमें वो खुद होंगे, और दूसरे मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब हैं। अच्छा, अब मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब जो जज साहब हैं, ये काफ़ी हद तक ऐसे जज हैं जिनके ऊपर PTI को भी कोई एतराज़ नहीं है, और इससे पहले जो तोशाखाना का ट्रायल चला 2 दफ़ा इन्होंने कलअदम करार दिया, क्योंकि वो ओपन ट्रायल सही तौर पर फॉलो करके नहीं हो रहा था। तो बहुत से इनके ऐसे फैसले हैं जो ज़िमनी अपीलें इनके पास आई हैं, उन्होंने इन अपीलों में रिलीफ भी दिया PTI को, और उसके साथ साथ ये भी आप कह सकते हैं कि और भी जो इनके फैसले मुख्तलिफ केसेस में आते हैं अदर देन PTI, तो उसमें भी ये एक अच्छा स्टांस लेते हुए नज़र आते हैं। काबिल सिताइश ही हुआ करता है आमतौर पर इनका स्टांस। तो मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब जो हैं वो काफ़ी हद तक आप कह सकते हैं कि ऐसे जज हैं जिसके ऊपर PTI को या इमरान खान साहब को कोई एतराज़ नहीं है। दूसरी तरफ आमिर फारूक साहब वो जज हैं जिनके ऊपर PTI को और इमरान खान साहब को, उनके वकला को बेतहाशा एतराज़ात हैं, और उनका ये मानना है कि जज आमिर फारूक साहब बहुत ज़्यादा तासुब का मुज़ाहरा करते हैं, इमरान खान साहब के मामलात को जानबूझकर लटकाते हैं, फ़ैसले महफूज करते हैं, इस हद तक महफूज करते हैं कि वो फ़ैसले गैर मौसर हो जाते हैं, तारीख निकल जाती है और फ़ैसले नहीं आते, और फिर जब वो फ़ैसले आते हैं तो वो अक्सर PTI के ख़िलाफ़ ही होते हैं। तो ये सारी उनकी एक, इसके ऊपर मैं अब लंबी बात नहीं करना चाहती, वरना तो बहुत सारे हिस्टोरिकल ऐसे रेफरेंस हैं मेरे पास जो मैं आपको बता सकती हूँ कि कैसे उनके मुख्तलिफ जो फ़ैसले हैं वो इमरान खान साहब के खिलाफ आते रहे। बहरहाल किस्सा मुख्तसर ये कि अब ये 2 रुकनी जो बेंच है बड़ा इंटरेस्टिंग है, और क्या
दोनों मिलकर किसी मुत्तफ़िक़ा फ़ैसले पर पहुंच सकेंगे इमरान खान साहब की अपीलों के हवाले से। तो इसमें एक तो पहली बात ये है कि जो आम तौर पर इस तरह की अपीलें होती हैं उनमें सबसे पहले तो सज़ा मुअत्तली की इस्तदा की जाती है जो भी वकील अपील लेकर जाता है। तो इस तरह के केसेस में आमतौर पर फ़ौरी तौर पर ये सज़ाएँ मुअत्तल होती नज़र भी आती हैं हमें, जैसे कि आपने इससे पहले देखा है कि जो क्रिमिनल फौजदारी केस था तोशा खाना का उसमें ऐसा ही हुआ और फौरी तौर पर इमरान खान साहब की सज़ा मुअत्तल हो गई थी। तो प्रैक्टिस यही है कि सज़ा मुअत्तल हो जाती है। तो अब इस केस में भी एक्सपेक्टेशन यही है कि पहले 1-2 समातों में तो ज़ाहिर है जो मुख्तलिफ फ़रीक़ैन हैं उनको नोटिस जारी किए जाएंगे और उसके बाद जो सज़ाएँ हैं उनको मुअत्तल कर दिया जाएगा। जैसे ही सज़ाएँ मुअत्तल होंगी तो उसके बाद इस बात का वाज़ेह इम्कान मौजूद होगा कि इमरान खान साहब की रिहाई अमल में लाई जा सके। उसके बाद फिर आगे जो मरकज़ी अपील होती है जिसमें फिर मेरिट्स और डीमेरिट्स भी तय होते हैं, वो फिर आगे चलकर मामला फिर तफसील होती है, उसमें फिर ज़रा टाइम लगता है कि मुकम्मल तौर पर क्वैशमेंट हो जाए, बरी हो जाएं आप, या अपील में दोबारा सज़ा भी हो सकती है। वो फिर जो मेरिट के ऊपर फैसला है वो फिर आगे चलकर ज़रा लंबा प्रोसेस होता है, लेकिन उससे पहले जो ये मामला है कि ज़मानत हो जाए या फ़िलहाल फ़ौरी तौर पर मुअत्तल हो जाए सज़ा, वो काम ज़रा जल्दी हो जाया करता है। तो प्रैक्टिस तो यही है। तो उम्मीद भी इसी वजह से पीटीआई को यही है कि जैसे ही अपीलें समाअत के लिए फ़िक्स होंगी तो कुछ ही हफ्तों में आप देखेंगे कि इमरान खान साहब की रिहाई का जो प्रोसेस है वो शुरू हो सकता है, क्योंकि ये अपीलों को बहरहाल मुअत्तल हो जाना होता है आमतौर पर पहले मरहले में। देखते हैं जी इस सिलसिले में क्या होता है। इन अपीलों में इमरान खान साहब के साथ साथ शाह महमूद कुरैशी और उसके साथ साथ बुशरा बीबी साहिबा की भी अपीलें साथ ही हैं। तो जो भी मिलेगा रिलीफ है वो इकट्ठा ही मिलेगा, क्योंकि हर फैसले में सज़ा इकट्ठी ही हुई है और एक जैसी ही हुई है। तो जनाब अब देखते हैं सिलसिले में अब आगे क्या होता है, लेकिन ये एक अच्छी खबर है पीटीआई वालों के लिए, क्योंकि जहाँ पे वो सियासी महाज पर स्ट्रगल कर रहे हैं वहाँ उन्हें एक लीडर की ज़रूरत है। और ऐसे में अगर इमरान खान साहब बाहर आ जाते हैं 1-1.5 महीने के अंदर तो ये एक बड़ा रिलीफ होगा पीटीआई के लिए। और देखना होगा कि क्या फिर दोबारा उनकी किसी और केस में सज़ा तो नहीं हो जाएगी, क्योंकि अब हम ये भी देख रहे हैं कि उधर 9 मई का जो मामला है उसको भी आगे बढ़ाया जा रहा है और इधर जो अलकादर ट्रस्ट केस है इसमें भी अब आगे जज साहब भी नए आ गए हैं, तो ये भी पेशरफ्त होगी। 27 फरवरी को इसमें फ़र्द जुर्म भी आयद होनी है। तो ये ना हो कि ये 2 केसेस में सज़ाएँ मुअत्तल हों तो अगले 2 केसेस में सज़ाएँ सुना दी जाएँ तब तक, ताकि इमरान खान साहब को मज़ीद जेल में रखा जाए। लेकिन ये सब चीज़ें कैसे होंगी इसका बहुत हद तक इन्हिसार इस बात पर भी है कि ओवरऑल रियासत तय क्या कर रही है मज़ीद, कि क्या लड़ाई जारी रखनी है या फिर इमरान खान साहब को एक स्टेक होल्डर मानते हुए उनके लिए रास्ता फ्राहम करना है। तो ये एक जो है मामला है असल में, कि ये असल चीज़ तो सियासी लड़ाई है और सियासी फ़ैसला है। तो जब ये फ़ैसला हो जाएगा तो फिर उस हिसाब से ये अदालतों के फ़ैसले भी आपको होते नज़र आएंगे। अब जी आगे आ जाते हैं इस बात के ऊपर कि जो बाहर मैं बात कर रही थी, जो लड़ाई जारी है उसमें अब मुख्तलिफ असम्बलियों के इजलास बुलाए गए हैं। सिंध असम्बली के अरकान ने भी हल्फ उठा लिया है। पंजाब असम्बली में तो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव भी जब तक आप देख रहे होंगे हो चुका होगा, और चूँकि PMLN की अक्सरियत है तो वो वाज़ेह तौर पर बना लेंगे अपना स्पीकर डिप्टी स्पीकर भी। लेकिन इधर सिंध असम्बली में भी आज जो एहतजाज था वो खूब हुआ और सिंध असम्बली के बाहर एहतजाज का ऐलान कर रखा था एक मुश्तरका अलायंस ने, जो कि है इस वक्त सिंध के अंदर सिर्फ GDA, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी और JUIF भी इसमें शामिल है। इस तरह ये छोटी छोटी मुख्तलिफ जमातों ने मिलकर ये जो है पूरा इत्तेहाद बनाया है। वैसे तो ये छोटी जमातें नहीं हैं, लेकिन मैं इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही हूँ कि जो सिंध असम्बली में इनकी नशस्तें हैं वो सब की बेचारों की इसी तरह ही हैं। मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो 7-8 नशस्तें हैं, जमात इस्लामी को भी 2-3 एक आधी दी है, इसी तरह जमीयत उलमा इस्लाम और GDA की भी इसी तरह। तो कुल मिला के ये कुछ 13 नशस्तें हैं इन सब की मिला के जो इनको दी गई हैं। जीती इन्होंने ज़्यादा थी लेकिन दी जो इनको गई हैं वो 13 हैं। तो पहले तो इन्होंने एहतजाजन ये किया है कि हलफ उठाने से इनकार किया है। दूसरा इन्होंने ये किया था कि हम हलफ नहीं उठाएंगे बल्कि असम्बली के बाहर ही एहतजाज करेंगे। और ये सिर्फ 13 लोग हैं, लेकिन इन 13 लोगों के लिए ठीक ठाक किस्म की पुलिस मौजूद थी ऑलरेडी, और फिर इन्होंने ज़ाहिर अपने वर्कर सपोर्टर्स को भी बुला रखा था। तो हमने देखा कि ओवरऑल सिंध में आज काफ़ी कशीदगी का माहौल रहा। ख़ास तौर पर कराची में सिंध असम्बली के बाहर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर लाठीचार्ज भी हुआ। यहाँ पे ख़वातीन अरकान भी थीं, उनको भी गिरफ़्तार किया गया है, कुछ और लोगों की भी गिरफ़्तारियाँ हुई हैं। और यहाँ पे इन्होंने ठीक ठाक एक ज़बरदस्त किस्म का एहतजाज रिकॉर्ड कराया और ये मनाजिर ज़ाहिर है सारी दुनिया में जा रहे हैं और ये लोग देख रहे हैं कि लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ट्रैफिक जैम हो गया पूरे शहर कराची में और लोगों को काफ़ी घंटों ट्रैफिक में फंसना पड़ा। अल्टीमेटली इन तमाम एहतजाजी मुजाहिरीन को प्रेस क्लब धकेल दिया गया, ये वहाँ चले गए और वहाँ जाके भी एहतजाज करते रहे। तो सारा दिन ये आँख मचोली चलती रही
लेकिन इससे तासुर क्या जा रहा है? तासुर इससे ये जा रहा है कि चाहे पंजाब असम्बली हो, चाहे सिंध असम्बली हो, यहाँ पर आपको नज़र ये आ रहा है कि शायद डंडे के ज़ोर पे ही इन्होंने ये असम्बलियाँ चलानी हैं, क्योंकि ये असम्बलियाँ लेजिटमेट तो हैं नहीं, इनके पास उस तरह का जवाज़ अखलाकी और कानूनी भी है नहीं। तो इसलिए ये असम्बलीज़ इस तरह लग रहा है कि सिर्फ ज़ोर ज़बरदस्ती के ज़ोर पर चलाने की कोशिश की जा रही है। अब अपोजिशन उसमें कितना स्ट्रॉन्ग अपना किरदार अदा कर सकती है, ये एक ऐसी चीज़ है जो कि टेबल टर्न कर सकती है। इसमें आज की जो असम्बली थी सिंध असम्बली, वहाँ पर पीपल्स पार्टी और MQM के अरकान ने हल्फ उठा लिया है। MQM को सही वैसे लॉटरी इस इलेक्शन में ना MQM की निकली है, जहाँ पर 23 नशिस्तें, उनको पता नहीं 22 नशिस्तें कौमी असम्बली की दे दी हैं और इधर सिंध असम्बली की उन्हें 36 नशिस्तें दे दी हैं, जो कि ये मेरा ख्याल है मुश्किल से शायद 6 नशिस्तें भी जीतने में मुश्किल से ही कामयाब हुए हैं असल अगर रिजल्ट्स की बात की जाए तो। सारी PTI की नशिस्तें उठाकर इनको गिफ्ट कर दी गई हैं और ज़ाहिर है जमात इस्लामी की भी उसमें कुछ होंगी। तो बहरहाल जी ये किस्सा कहानी है। तो अब ये ज़ाहिर है ये लोग आराम से नहीं बैठ रहे और इसके ऊपर आराम से ना बैठने की एक और भी वजह है। इमरान खान साहब ने जेल से 2 बड़े फैसले किए। एक तो उन्होंने IMF के ख़त के हवाले से फ़ैसला किया, जो मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुकी हूँ और इसके बाद की बात मज़ीद भी करेंगे। दूसरा, उन्होंने स्ट्रिक्ट किस्म का ये फ़ैसला लिया है, अनाउंसमेंट भी किया और हिदायत दी हैं अपने तमाम ऐसे अरकान जिनको हरवाया गया है कि आप लोगों ने इन तमाम मामलात के ऊपर पूरा जोर लगाना है, पूरा एहतजाज करना है, चाहे सड़कों पे करें, चाहे अदालत जाएं, चाहे इलेक्शन कमीशन जाएं, इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स जाएं, मीडिया पर जाएं, सोशल मीडिया पर जाएं, जहां जो जिसके लिए मुमकिन हो, लेकिन आपने आवाज़ उठाते रहना है और कोई भी इसके ऊपर खामोश नहीं बैठेगा। और अगर कोई खामोश बैठा तो वो दोबारा भूल जाए कि उसको टिकट मिलेगा। तो खान साहब की स्ट्रैटेजी है कि फुल एग्रेसिव होकर जाना है, अवाम का जो मैंडेट लूटा गया उसको वापस लेना है। अगर ये वापस नहीं भी दे रहे तो जिद्दोजहद जारी रखनी है और आवाज़ उठाते रहना है, शोर मचाते रहना है। ये नहीं है कि आप उसको हजम कर जाएं कि चलो जी अब जो हो गया सो हो गया, ये वाला जो रूल है यहाँ पे नहीं चलेगा। तो खान साहब की वाज़ेह हिदायत हैं कि एग्रेसिव होकर इसके ऊपर पूरी लड़ाई लड़नी है और जो अवाम ने मैंडेट दिया है उसको वापस छीनना है। तो इसलिए भी अभी हम आइंदा भी आने वाले दिनों में ये आँख मचोली देखते रहेंगे और ये लोग जो हैं मुख्तलिफ जहाँ जहाँ इन्हें मौका मिलेगा, ईवान के अंदर, ईवान के बाहर, जिधर जिधर भी जैसे भी एहतजाज करते रहेंगे। तो फिलहाल नज़र यही आ रहा है कि स्टेबिलिटी नाम की कोई शय पाकिस्तान में है नहीं और ये जो असम्बलियाँ जैसी तैसी भी बनी हैं ये बस इसी तरह डंडे के ज़ोर पर पुलिस के साथ कर्फ्यू नाफिज करके ही शायद कानून साजियाँ कर रही होंगी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास सबसे ज़्यादा ताख़ीर से बुलाया जा रहा है और अब बुध के रोज़ की नवीद है कि ये इजलास बुलाया जाएगा जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनेगी, जो कि फ़िलहाल सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के नाम से है। अब जो एक इंटरेस्टिंग बात है वो ये कि मखसूस नशिस्तें चारों सूबाई असम्बलियों और कौमी असम्बली में, पाँचों असम्बलियों में PTI को या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं दी गई और ये असम्बली की नशिस्तें रोक ली गई हैं, जो मखसूस नशिस्तें। इन मखसूस नशिस्तों के बगैर PMLN जो है कौमी असम्बली में लीड कर रही है और बाकी जो सिंध असम्बली है वहाँ पर पीपल्स पार्टी लीड कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में नशिस्तें मिलें या ना मिलें, इनके पास नंबर गेम पूरी है, लेकिन बहरहाल वो नशिस्तें इनका हक है तो वो भी मिलनी चाहिए। लेकिन फ़िलहाल ये नशिस्तें इलेक्शन कमीशन ने होल्ड कर ली हैं और इसके ऊपर कोई उन्होंने वजह भी नहीं बताई है। अब PTI यानी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इसके ऊपर रुजू किया है इलेक्शन कमीशन से कि आप हमारी नशिस्तें हमें क्यों नहीं दे रहे। तो इसके ऊपर अब उन्होंने कहा है कि उनको इसके ऊपर कानूनी ब्रीफिंग चाहिए और वो ये मामला देखकर उसके बाद फैसला करेंगे। तो ये तमाम जो नशिस्तें हैं अभी रोक ली गई हैं, तो इस लिहाज से ये तमाम असम्बलियाँ इस वक्त अगर देखा जाए तो इनकम्प्लीट हैं। एक बात। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है, अब इसका जो पीछे बैकग्राउंड है वो मैं आपको बता देती हूँ कि ये नशिस्तें रोकी क्यों गई हैं। एक तो सीधी बात है कि बदनीयती है कि इनकी तादाद कम से कम की जाए ताकि ये ज़्यादा खलल ना डाल सकें हुकूमत चलाने के अमल में, असम्बली चलाने के अमल में। और ये तो वो लोग हैं बेहुदा और घटिया कि जिन्होंने इनसे जीती हुई नशिस्तें छीनी हैं। तो इनसे आप क्या उम्मीद करते हैं कि जिन्होंने आपके वोटों से दी हुई नशिस्तें इनसे छीन ली हैं तो क्या वो इनको मखसूस नशिस्तें एवं यूं ही गिफ्ट करके वो दे देंगे? वो तो वैसे ही एवं गिफ्ट किस्म की नशिस्तें होती हैं, तो वो क्या इन्हें एवं ही मिल जाएंगी? तो जिन्होंने आपका हक ही नहीं दिया ये वाला कि जो आवाम का मैंडेट था वो उठा के हड़प कर लिया, तो वो इन्हें क्या गिफ्ट वाली नशिस्तें देंगे इतनी आसानी से? तो पहली तो इनकी बदनीयती है। दूसरी जो इसमें इम्पॉर्टेंट बात है वो एक ये भी है कि आगे आ रहे हैं सेनेट के इंतखाबात और साथ में आगे होना है सदर का इंतखाब भी। और यहाँ पर जो अगर आप सेनेट के इंतखाबात देखें, सदर के इंतखाबात देखें, तो जो वोट करते हैं मेंबरान वो यही चारों सूबाई असम्बलियों के मेंबरान और कौमी असम्बली के मेंबरान वोट करते हैं। तो जितनी बड़ी तादाद में PTI के मेंबरान होंगे
ظاہر ہے وہ اپنے زیادہ سینیٹرز جو ہیں وہ الیکٹ کرانے کی پوزیشن میں ہوں گے، لیکن اب یہاں پر انہوں نے یہی گیم کی ہے کہ ان کی مخصوص نشستیں ماری جائیں، فی الحال ان کو نہ دی جائیں، جس سے کیا ہوگا کہ یہ پھر اپنے کم سینیٹرز منتخب کروانے کی پوزیشن میں ہوں گے۔ اگر پی ٹی آئی کو یہ تمام نشستیں مخصوص مل جاتی تو پھر سینٹ میں پی ٹی آئی کے جو ممبران ہیں ان کی اکثریت زیادہ ہو جاتی، اور یہی بات کسی کو قابل قبول نہیں ہے۔ اس سے ہوتا یہ کہ کوئی بھی بل اگر قومی اسمبلی میں پاس ہوتا تو سینٹ میں اس بل کو مسترد کیا جا سکتا تھا، کیونکہ وہاں پر اگر پی ٹی آئی اور ان کے لائک مائنڈڈ جو سینیٹرز ہیں ان کی اکثریت ہو جاتی تو یہ تو کوئی قانون سازی کر ہی نہ پاتے۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ قومی اسمبلی کے ساتھ ساتھ سینٹ میں بھی پی ٹی آئی کا راستہ روکا جائے، اور اس کا راستہ روکنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ان کو مخصوص نشستیں نہ دی جائیں تاکہ یہ سینٹ اپنے جو ممبران ہیں وہ کم تعداد میں منتخب کروائیں، زیادہ تعداد میں منتخب نہ کروا سکیں۔ ظاہر ہے ووٹر ہی ان کا سمجھ لیں، یہ جو ساری اسمبلیوں کے ممبرز ہیں یہ ان کے ووٹر ہوتے ہیں سینیٹرز کے، تو جب ووٹر ہی کم ہوگا تو وہ بیچارے کیسے اپنے جو لوگ ہیں ان کو منتخب کروائیں گے؟ تو یہ اس کے پیچھے ایک واضح حکمت عملی جو ہے اس وقت نظر آ رہی ہے، جو بدنیتی نظر آ رہی ہے۔ باقی یہ ظاہر ہے عدالتوں میں جائیں گے، لیکن وہاں سے بھی آپ کو پتہ ہے جو صورتحال ہے جلدی سے ریلیف تو ملتا نہیں ہے۔ باقی جناب ایک اور اہم معاملہ جس کے اوپر مجھے بات کرنی ہے وہ یہ کہ عمران ریاض کے اوپر ایک سوچا سمجھا پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ میں نے دیکھا کچھ لوگوں نے یہ ٹویٹس کیے ہوئے ہیں کہ جی عمران ریاض نے مذہبی منافرت پھیلانے کی کوشش کی۔ اس میں عاطف توقیر صاحب ہیں وہ بھی یہی بات لکھ رہے ہیں، وسیم صاحب ہیں جو کورٹ رپورٹر ہیں، شاید انہوں نے بھی یہی، وسیم عباسی ان کا نام ہے، شاید انہوں نے بھی یہی بات لکھی ہوئی ہے، اور اسی طرح 2-3 اور لوگوں نے بھی یہی بات پھیلانے کی کوشش کی ہے کہ جناب عمران ریاض تو چیف جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف مذہبی اشتعال دلا رہے ہیں، حالانکہ یہ سرے سے ہی ایک غلط الزام ہے۔ عمران ریاض نے جو ٹویٹ کیے تھے وہ بھی انہوں نے صرف جو جنگ اخبار یا جنگ نیوز پیپر ہے اس کی جو ہیڈ لائن ہے اس کو لکھا ہوا تھا، اس میں ایک لفظ، ایک نقطہ، ایک کوما انہوں نے اپنے آپ سے ایڈ نہیں کیا تھا، جیسے وہ تھی اسی طرح اس کو پوسٹ کیا ہوا تھا، ٹھیک۔ دوسرا جو انہوں نے ویلاگ میں بھی بات کی اس میں ایک لائن انہوں نے اپنے طور پر نہیں بولی ہوئی، انہوں نے یہ بتایا کہ یہ فیصلہ آیا ہے اور اس کے اوپر علماء کرام کا یہ رد عمل آیا۔ اگر اس کو کوئی غلط انٹرپریٹ کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ غلط انٹرپریٹیشن ہے، چلیے مان لیا یہ غلط ہے، لیکن یہ انٹرپریٹیشن خود عمران ریاض نے نہیں کی ہے۔ یہ انٹرپریٹیشن اس فیصلے کا جو بھی تشریح کی جا رہی ہے وہ عمران ریاض نے نہیں کی، وہ مولانا نے کی ہے اور دوسرے علماء کرام نے کی ہے۔ تو اگر آپ کو اس بات پہ اعتراض ہے کہ چیف جسٹس کی جان کو خطرے میں ڈالا جا رہا ہے یا ان کے خلاف مذہب کا کارڈ استعمال کیا جا رہا ہے تو وہ پھر جو کر رہے ہیں آپ ان سے بات کریں۔ عمران ریاض نے اس میں اپنے طور پہ کوئی رائے نہیں دی ہے، لیکن جان بوجھ کر یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے عمران ریاض کے خلاف کہ جی انہوں نے جو ہے یہ کام کیا ہے، جبکہ میں نے اس بارے میں ڈیٹیل ساری دیکھی ہے، ان کے ٹویٹس کے حوالے سے بھی، ان کے ویلاگز بھی سنے ہیں، اس میں آپ یقین مانیے ایک لفظ ایسا نہیں ملا ہے۔ تو یہ سراسر پروپیگنڈا ہے اور اس پروپیگنڈے میں آپ بالکل نہ آئیں، اور اس کے بارے میں آپ کو اویئر ہونا آپ کا ضروری ہے۔ بلکہ مجھے انٹرسٹنگ بات یہ لگی کہ خود سلمان اکرم راجہ صاحب، جن کو میں بہت بہت اوپر ریٹ کرتی ہوں پاکستان کی لائر کمیونٹی میں، میرے خیال ہے ٹاپ کا وکیل ہیں وہ، اور پھر پی ٹی آئی کے اور بھی وکلا جن میں ایون شیر افضل مروت صاحب بھی شامل ہیں، جن کو عام طور پر آپ جذباتی وکیل کہتے ہیں، لیکن وہ بھی، ان دونوں کے میں نے تجزیے سنے ہیں شاہزیب خان زادہ کے پروگرام میں، اور انہوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ غلط فیصلہ دیا ہے، یا اس فیصلے کا مطلب یہ تھا کہ جی قادیانیت کو وہ کوئی پروان چڑھانے یا فروغ دینے کا کوئی راستہ کھول رہے ہیں۔ انہوں نے بھی کہا کہ قاضی صاحب کا جو فیصلہ ہے اس کو غلط اینگل سے دیکھا جا رہا ہے۔ تو حالانکہ پی ٹی آئی کے کتنے تحفظات ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اوپر اور ان کے سیاسی فیصلوں کے اوپر بے حد تنقید کرتے ہیں پی ٹی آئی والے، لیکن ان کے ٹاپ وکیل بھی ایون اس فیصلے کے اوپر قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر تنقید نہیں کر رہے، بلکہ انہوں نے دفاع کیا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف یہ مہم نہیں چلنی چاہیے، ان کے فیصلے سے ایسی کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی۔ لیکن یہاں پر کچھ لوگ ابھی کوئی مسئلہ شروع نہیں ہوتا اور سارا الزام لگا دیتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لیڈر، پی ٹی آئی کے حامی صحافی، پی ٹی آئی کے سپورٹر یہ سب کچھ کر رہے ہیں، حالانکہ ایسی کوئی چیز میں نے پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے، جو ان کا آفیشیل پلیٹ فارم ہے، اس سے میں نے ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی، بلکہ سلمان اکرم راجہ اور شیر افضل مروت صاحب نے تو اس چیز کو دفاع کیا ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا۔ تو یہ ہماری جناب اس وقت صورتحال ہے۔ اب تھوڑی بات مجھے کرنی تھی ویسے اور بھی آئی ایم ایف کے حوالے سے اور دیوالیہ پن کے حوالے سے، چلیے وہ اب اگلے ویلاگ میں صحیح، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔